बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र शिखा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। तो आज मिलेंगे जल योद्धा भीला पाटिल जी से, जो कि हैं पुणे से। और आप भीला पाटिल जी जो कि पुणे से हमसे जुड़े हैं और आप वाटर एक्सपर्ट हैं एंड प्लास्टिक टूलिंग टेक्नोलॉजिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट रेडिक्स डाइज एंड मोल्ड्स। और जिस विषय पे आपसे बात होनी है वो विषय है आभासी जल और मानव जीवन पर इसका प्रभाव। भीला पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम प्रोग्राम बूंदों की न टूटे लड़ी के आज के अंक में। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, श्रोताओं को मेरा शुभकामनाएं और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी में सबको शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहला आपसे एक सवाल ये आता है कि आप बाई प्रोफेशनल एक इंजीनियर हैं, जल संरक्षण की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? सही है सर, मैं पेशे से इंजीनियर और 3.5-4 डिकेड से मैं इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ। आज भी मैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग टूलिंग बनाने वाले पुणे स्थित रेडिक्स डाइज एंड मोल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बतौर वाइस प्रेसिडेंट का कार्यरत हूँ। और हम लोग यहाँ इंडिया में कार अप्लायंसेस और इरिगेशन लगाने वाले सभी पार्ट इंडिया में बनाते हैं, जिससे कि भारत में आने वाले बाहर से देश से जो चीजें है उसका मात्रा कम होगा, हम भारत का पैसा बाहर नहीं जाता है। सही है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरा झुकाव ये जल संरक्षण क्यों गया? वैसे देखो तो मेरा जन्म ही महाराष्ट्र राज्य के शेरी नाम एक बहुत छोटे गाँव में हुआ है जी। माँ और बहन दूसरे की खेती में मजदूरी करते थे और मुझे भी जब स्कूल से छुट्टियां मिलती थी तो मैं 1-2 रुपया प्रतिदिन के मजदूरी उनके साथ में जुड़ जाता था। देखो, बचपन से ही मैंने जल से काफी लगा था, क्योंकि मैं गांव में रहा, खेत में रहा। तो महत्वपूर्ण ये भी कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मेरे को पहली नौकरी मिली, वो भी नामांकित खेती उपयोगी पाइप और सिंचन के लगने वाले स्प्रिंकलर टिबल बनाने कंपनी में। तो क्या वो मैं बहुत खुश हुआ कि मैं गाँव में रहने वाला लड़का था और मुझे काम भी ऐसा मेरे को खेती से जुड़ा हुआ था। जी सर। और ये 80-90 के दशक की बात है। वो टाइम में भारत इतना विकसित नहीं था, लेकिन हमारे पास में खेती थी, समृद्धि थी, लेकिन पानी के लिए किसानों के लिए ऐसे कोई यंत्रणा नहीं होती। तो हमारे कंपनी ने सोचा कि भाई हम भारत में जो चीज बाहर से मंगाते हैं वो भारत में क्यों नहीं बनाया जाए। तो हम जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे उधर उन्हें एक किया कि भाई हम भारत में ही सभी चीज किसानों को लगने वाली चीज भारत में बनाएंगे। तो हमने उसके लिए सभी मिलकर अंजाम भी दिया और हम लोग उसमें सक्सेस हुए। फलस्वरूप क्या सर, सभी चीज हम भारत में बनाने लगे और कीमत ज्यादा कम हो गई और किसानों के लिए भी कम कीमत में ज्यादा उत्पादन करने का एक बहुत सा बढ़िया अवसर मिल गया। तो ये एक वजह हो सकता है कि मेरा गाँव से जुड़ा हुआ और बाद में मैं एक पानी के मैनेजमेंट की कंपनी में लगने की वजह से मेरा झुकाव ज्यादा जल संरक्षण की तरफ चला गया। नहीं, ये झुकाव आपका ये झुकाव लोगों के बहुत काम आ रहा है। आपका ये झुकाव वाटर कंजर्वेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और आपका ये झुकाव लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि वो जल संरक्षण करें। जी, और सर आपके लिए एक और मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है, देश के विकास के लिए जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? इस दिशा में किए हुए अपने प्रयासों के विषय में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी मैडम, देखो भारत की जो इकोनॉमी है वो तो देश, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। तो भारत की जो जीडीपी रहती है वो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। और अगर हम देखा जाए तो हमारा पॉपुलेशन का 50 से ज्यादा लोग आज भी खेती के ऊपर निर्भर होते हैं। तो
चाहे पानी का जो जल का जो उपयोग है सिर्फ खेती के लिए होता है, इंडस्ट्री के लिए लगता है और सर्विस इंडस्ट्री लगता है। तो इसी कारण कि हमारा कृषि का अगर योगदान इतना ज्यादा है तो हम जल प्रबंधन की बहुत ही जरूरत होती है जी। और हमारा जो भारत का जो जलवायु पाई जाती है उसमें लक्षण है कि कभी वर्षा अधिक होती है, कभी जगह में कम होती है, कभी सुखाड़ भी हो जाता है, कभी अच्छा पानी होता है। इस प्रकार देश में वर्षा का वितरण समान नहीं होता है। इसलिए जल प्रबंधन जहाँ पे कम बारिश होती है वहां पे अच्छा उसमें योजना आने मांगता है और इसी के लिए हम जल संवर्धन जल से बिजली भी उत्पादित होती है। तो सभी चीजों में जल का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम आज भी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो एग्रीकल्चर का 17% है, मैन्युफैक्चरिंग का 28% है और सर्विस 54% है और ये सभी चीज जो है वो जल या पानी की उपलब्धता को डिपेंड करती है। तो इस दिशा में जब मैंने देखा कि ये सब चीज, मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ, लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने भी जैसा कि मैंने पहले एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट में मैंने कम से कम 20 साल काम किया, उसके बाद में मैंने ऑटो इंडस्ट्री ज्वाइन किया और मेरा इसकी वजह से विदेश जाना ना बहुत चालू होता था। जब मैं बाहर के देश में देखता था तो उधर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में बहुत ग्रोथ है। उधर का नदियां बहुत अच्छी बहती है, उनको पानी रहता है, खेतों में पानी रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग भी कुछ कर पाए इसके लिए। तो फिर अभी तो मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में पानी का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मेरा जो होम टाउन है खानदेश महाराष्ट्र रीजन से, तो जब उधर देखता था कि उधर पानी की बहुत दिक्कत है, तो फिर मैंने क्या किया, एक जो जल परिषद बोल के उत्तर महाराष्ट्र खानदेश विकास मंडल जल परिषद, उससे मैं ज्वाइन हुआ और मैंने उनके साथ काम चालू किया। तो ये काम करते करते फिर मैंने देखो मैं शहर में रहता था तो गांव का ज्यादा मेरा अभी जुड़ाव नहीं था। तो मैंने फिर मेरे गांव की समस्या, मेरा खानदेश की समस्या समझने के लिए मैंने फिर 1500 किलोमीटर का मैंने जल संवाद यात्रा की। गाँव गया, किसानों को मिला, उधर के तहसील को मिला। तो मुझे ध्यान में है कि इसमें जहाँ पानी होता है वहाँ फसल अच्छी होती है और जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ फसल इवन सेम जमीन सेम मिट्टी, लेकिन उसमें उसकी उत्पादकता में ये हो जाता। तो फिर मैंने क्या उसके बाद में फिर मैंने उसके बाद में मैंने फिर जो संस्था है उनके साथ में मिलता गया, गांव में लोगों को मिलता गया। तो इसके साथ में अपना स्वतंत्र का 75वां भी हम सालगिरह मना रहे 2 साल पहले से। तो मैंने फिर महाराष्ट्र शासन ने जब 75 नदी का पुनर्जीवन करने का एक ठाना था, तो उस टाइम में मैंने उनके सामने गवर्नमेंट के साथ में भी मेरे डिस्ट्रिक्ट की जो धुलिया डिस्ट्रिक्ट की बात नदी है उसका पुनर्जीवन के लिए वहाँ के कलेक्टर के साथ में मैंने काम चालू किया और हम लोग वो नदी पर आज भी काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है सर कि आपने इतनी नदियों के लिए कार्य कर रहे हैं, आप संकल्पित हैं बहुत सारी नदियों के लिए और आप किसानों से आप लोग मिलते हैं और भी प्रशासनिक स्तर के लोगों से आप मुलाकात करते हैं, अपनी बात रखते हैं और वाटर कंजर्वेशन के लिए बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं, आभासी जल का क्या आशय है? इस विषय में जानकारी जल संरक्षण के लिए क्यों जरूरी है? और देखा जाए तो क्या होता है, हम लोग सिर्फ आमतौर पे देखा जाता है कि हमें जो दिखने वाला पानी है उसी के ऊपर हम लोग ज्यादा चर्चा करते हैं कि देखो भाई हमारा नहाने के लिए इतना पानी लगा, पीने के लिए इतना पानी लगता है, या हमारे बाकी चीजों के लिए खेतों के लिए इतना पानी लगता है, इंडस्ट्री में इतना पानी लगता है। लेकिन इसके अलावा भी पानी की अलग दुनिया है कि जो हमें दिखती नहीं, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है हमारे दैनंदिन जीवन पर बहुत होता है। जैसे कि हम लोग डेली पीने का पानी यूज करते हैं, स्नान करते हैं, सफाई करते हैं, हम खाना खाते हैं, सभी चीजों के लिए पानी लगता है। मतलब जैसे कि पौधे को खेतों में पानी लगता है, जो दिखता नहीं, लेकिन उसके लिए आवाज मतलब अदृश्य दिखता है, अदृश्य होता है पानी, लेकिन उसका हमारे डेली लाइफ में उसका बहुत सारा उपयोग होता है। जैसे कि मैं सुबह जब उठता है तो पहले उठते मेरे को चाय का एक टी लगता है, चाय लगता है जी। तो वो जो चाय बनाने के लिए पत्तियां से लेकर उसको शुगर से लेकर अगर हम टोटल पानी का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उसको 20 से 25 लीटर पानी एक चाय के लिए लगता है। और जब अगर मैं वेज खाता, वेज खाली अगर मैं दिन में एक बार खाता है वेज, तो उसको 20 से 25 लीटर पानी लेता हूँ। क्यों? उसमें लगने वाले गेहूं, चावल, सब्जियां, मसाले, उसके साथ में ये सबके लिए 20 से 25 लीटर पानी। लेकिन हम लोग क्या लगता है भूल जाते हैं। तो हमारे लाइफ के अंदर वर्चुअल वाटर का बहुत ही
अनन्य साधारण होता है। जी जैसा कि सर दूसरी बात है कि जैसे कि हम जो कपड़े पहनते हैं जिम जी या हम टी शर्ट पहनते हैं जी उससे के लिए भी पानी लगता है, क्योंकि उसके क्रॉप्स हमारा कॉटन खेतों में उगता है। जी तो उसके बाद में हमारे इसमें टी शर्ट, जैसे कि मैंने उसको 2,500 से लेकर 3,000 लीटर तक पानी सिर्फ टी शर्ट बनाने में लगता है। बिल्कुल। तो मैं इधर तो उसका संरक्षण कैसा किया जाता है कि जैसे कि सपोज मैंने टी शर्ट लिया या मैंने कुछ कपड़े लिए, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली उसका नंबर ऑफ यूज जल्दी मतलब बहुत सारे परचेज करते हैं जी और उसका जल्दी से यूज भी हम लोग करके फेंक देते हैं। लेकिन ये इससे और कुछ दूसरा कुछ हो सकता है, जैसे कि सर्कुलर इकोनॉमी और लिनियर इकोनॉमी। जी। हमें कोई चीज लेने के पहले, क्योंकि ये सब पानी से जुड़ा है। और दूसरा है और इम्पोर्टेंस में इधर एक मुद्दा दिलाना चाहते कि देखो हमारे इंडिया में जो कार बनती है, जी पहले अगर मैं 2003 में भारत में कार 11-12 लाख बनती थी, 50 लाख के करीबन हम पहुंच गए श्रमिक कार की बात कर रहे हैं। तो जी। हर कार के लिए भी उसका मैकेनिकल पार्ट, प्लास्टिक पार्ट के लिए भी 70 से 80,000 लीटर पानी लगता है। तो ये क्या होता है, ये इसका पानी का अगर हमें आभासी पानी का भी अगर नियोजन नहीं करते हैं तो जो खेती के लिए तो पानी कम हो ही जाएगा, लेकिन हमारे डेली लाइफ में लगने वाली चीजों के लिए हम पानी नहीं बचा पाएंगे। दूसरी बात सबसे बड़ी, कि हम सवार भारत के अंदर सभी लोगों के पास से, गरीब से लेकर पैसे वाले सबके पास में स्मार्टफोन होता है। जी स्मार्टफोन का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता है कि इसमें वर्चुअल आभासी पानी और स्मार्टफोन का कैसा संबंध होता है। एक स्मार्टफोन बनाने के लिए कम से कम 10,000 से 12,000 लीटर पानी लगता है। ओ माय अगर गॉड। मैं स्मार्टफोन का लाइफ सर 3 साल पकड़ा जाए तो मुझे स्मार्टफोन को एक दिन का अगर एवरेज पानी कैलकुलेशन किया तो स्मार्टफोन डेली 10 से 12 लीटर पानी पीता है, जो कि हम लोग भी 5-6 लीटर के ऊपर ज्यादा जाते नहीं। जी तो ये सब चीजों का हमारे डेली लाइफ में अगर हम लोग उसका यूटिलाइज कैसा करने का, जल्दी रीयूज कैसा करना, यही नहीं तो जो हम घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, हम पावर यूज करते हैं टीवी के लिए, पंखे के लिए, फ्रिज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, तो वो भी जनरेशन के लिए। बिल्कुल सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि वर्चुअल वाटर क्या है और किस तरह से हर चीज़ से अगर हम पानी को जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि कैसे हम पानी के करीब जा सकते हैं, कि उसको जान सकते हैं कि अगर हम खाना भी खा रहे हैं, अगर हमें लगता है कि चावल खा रहे हैं, चावल को उगाने में कितना पानी लगा, हम सब्जी खा रहे हैं, सब्जी के साथ जो साग सब्जी है उसमें उगाने में कितना पानी लगा, मसाले में कितना पानी लगा, हर चीज़ को अगर हम सोचे तो बहुत सारा पानी लगता है। तो हमें हर चीज़ पर बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मेन है कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसके लिए ये प्रयास रहे कि हम पानी कम से कम इस्तेमाल करें, या जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा सा कम या उतना ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। बहुत बहुत आभार सर हमसे बात करने के लिए, और इतनी अच्छी वृहद आपने जानकारी दी, बहुत डीप जानकारी दी, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए, तमाम कामों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। श्रोताओं, ये थे भीला पाटिल जी। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, bkntl100@gmail.com पर इस मेल आईडी पर हमें कुछ आप बता सकते हैं, और इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। जी, और कल फिर आपके किसी एक और जल योद्धा से आपकी बातचीत करवाएंगे और जानेंगे उन्होंने क्या कुछ किया है वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में। तो फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र शिखा आज की इस मानव श्रृंखला बूंदों के ना टूटे लड़ी जो कि 360वीं आज कड़ी थी, उससे आपसे इजाज़त लेते हैं। पर हाँ, अभी जो आपकी मेल्स आई हैं वो हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तब तक के लिए जल प्रणाम। जल प्रणाम।